I welcome you all in today's webinar, Where Shall I Invest? Stocks or Mutual Fund? Myself Manasi, coordinator of this webinar. I request you all to please keep yourself muted on this session. If you have any questions, you can ask at the end of the webinar. वेबिनार के अंत में हम एक क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे, तभी आप पूछ सकते हैं. Now I request Mr. Unmesh Deshmukh to take a charge and start with the session. Thank you. Thank you, Mansi. Okay, I'll just admit few of the people who are in the waiting room. So, yes. So, good evening, all of you. I will do the needful. You can start. Yes, thank you. So शुरुआत इंग्लिश में हुई, लेकिन मैं थोड़ा हिंदी में शुरू करता हूं, क्योंकि हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा वेबिनार हिंदी में हो. So once again, good evening to all of you. On a Saturday evening, usually a family time as usual, but then the webinar timings are usually on Saturdays because you guys have the time on Saturdays. So I assure you that this will be a time well spent for next maybe 1 hour or so. हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हम प्रयोग करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं. आज का ये आने वाला नया साल का पहला दिन आपके लिए सुख और समृद्धि की नई दिशाएं लेके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, इसके ऊपर ये सब्जेक्ट है. हम लोग इसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एनालिसिस करेंगे. ये सिंपल एनालिसिस होगा, हर किसी को अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इस तरह का एनालिसिस होगा. लेकिन जो जो चीजें हम लोग इस आने वाले करीब करीब 1 घंटे में देखने वाले हैं, वो हर चीज आपको इस डिसीजन तक लेके जाने में मदद करेगी कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. साथ में मुझे ये बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि ये जो वेबिनार है ये किस बारे में नहीं है. तो दोस्तों, ये वेबिनार कोई टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक्स का एनालिसिस या म्यूचुअल फंड का एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस का ये सेमिनार नहीं है. हम कोई एनालिसिस यहाँ पे सिखाने वाले नहीं है, ना तो बताने वाले हैं. हम लोग डिसीजन मेकिंग कैसे हो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. तो एकदम पिन पॉइंटेड सब्जेक्ट रहेगा पूरे समय में, और हम इसी तरह बात करेंगे. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भाषा का प्रयोग मैं ज्यादा तौर पर हिंदी करूंगा. अगर किसी को समझने में कुछ दिक्कत है तो वो हाथ अपना रेज कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं. मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं शुरू करते वक्त. थोड़ा सा शुरू में यस, आई कुड गेट द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. देखिए, मैंने आपको पहला ही बोला था कि मैं कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन मैंने पहली स्लाइड खोली और उसके ऊपर आपको चार्ट शायद आपके सामने एक दिख रहा है, एक बड़ा सा ग्राफ आपके सामने दिख रहा है. तो आप शायद मुझे बताओगे कि आपने तो बोला था कोई टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं सिखाने वाला, और आप वही शायद पहले ही स्लाइड में बता रहे हो. तो दोस्तों, ये एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने चार्ट खोला है. कोई एनालिसिस हम इसमें नहीं करने वाले हैं. तो मैं एक जस्ट पॉइंटर लेके आपसे आपको कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं. एक सेकंड. तो आई कुड गेट दिस पॉइंटर. यस, सो आई होप मेरा लेजर पॉइंटर आप सभी को दिख रहा है. सर, मिस्टर वानकुंद्रे उन्होंने लिखा है कि they can't see your slide. Oh my God! But then what about others? Can somebody confirm? Yeah, we are able to I can see your slide. Yes, I can also see. ओके सर, तो आपके जिन्होंने पूछा है उनको मैं बताना चाहूंगा, शायद आपके इसमें कुछ इशू हो सकता है, क्योंकि अगर बाकी लोग देख पा रहे हैं स्लाइड्स को तो
आपको भी दिखनी चाहिए, तो थोड़ा सा सेटिंग्स में आपकी गड़बड़ होगी सर। आपका अगर स्क्रीन की विंडोज आप बदल के देखिए, टॉगल करके देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तब तक। ओके, मैं शुरू करता हूं। तो आपके लिए मैंने ये चार्ट जो प्रेजेंट किया है, ये भारतीय मार्केट या इंडियन शेयर मार्केट का चार्ट है। और शेयर मार्केट हम जो आमतौर पे भारत में जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, वो या तो निफ्टी होता है या तो सेंसेक्स होता है, जिसको हम ब्रॉडली शेयर मार्केट का एक बड़ा पैरामीटर करके हम लोग इसे देखते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इन दो डेट्स पे। एक डेट है 20 जनवरी 2020 और दूसरी डेट है 23 मार्च 2020। आपको सभी को पता है इन दो डेट्स के बीच में क्या हुआ था। 20 जनवरी 2020 में कोविड की शुरुआत हुई थी। तब हम टेलीविजन पे काफी सारी न्यूज देख रहे थे कि चाइना में कोविड की केसेस ऐसे बढ़ रही है, काफी सारी बढ़ रही है। चाइना के बाद काफी सारे बाकी देशों में भी कोविड की केसेस बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों तक उसका इतना इम्पैक्ट तब तक नहीं आया था। लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि भारत में भी ये इम्पैक्ट आना शुरू हो। तो मार्केट ने 20 जनवरी तक कहीं ना कहीं उतना रिएक्ट नहीं किया था। लेकिन ये देखिए, ये एक जो कैंडल, ऐसे हम कैंडल कहते हैं, जो रेड या ग्रीन आपको दिख रही है, ये एक हफ्ता रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ डेट या डेज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 हफ्ते तक तो इतना कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। चौथा पांचवा हफ्ता थोड़ा सा पॉज में गया, और पांचवें हफ्ते में आप देख सकते हैं मार्केट ने एकदम छलांग लगाई नीचे। क्यों छलांग लगाई मार्केट ने? क्योंकि भारत में कोविड की केसेस बढ़ना शुरू हो गई। जैसे ही भारत में कोविड की केसेस बढ़ना शुरू हो गई, वैसे वैसे मार्केट तेजी से नीचे आते गया। और मार्केट का नीचे आने की जो गति थी, जो जिस तेजी से मार्केट नीचे आ रहा था, आप देख सकते हैं 20 जनवरी और 23 मार्च के बीच में ये पूरा एपिसोड खत्म हुआ। जिसमें आप अगर यहाँ पे निफ्टी के आंकड़े देखते हो, तो निफ्टी जो 12,450 पे था, वो 23 मार्च पे जाके कहीं ना कहीं 7,532 के आसपास आके रुका। तो ये दोस्तों, ये जो पूरा डाउनफॉल था, ये डाउनफॉल था करीब करीब 5,000 पॉइंट्स का। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने जो नीचे छलांग लगाई थी, वो करीब करीब 40% की छलांग लगाई थी। इसका मतलब ये था कि जो आप आमतौर पे न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि भारत में इन्वेस्टर्स के इतने लाखों, इतने करोड़ों रुपए डूब गए, तो वो वाली जो हेडलाइंस थी, वो वाली हेडलाइंस इस पीरियड में काफी प्रोमिनेंटली हमें न्यूज़पेपर्स में दिख रही थी। और कहीं ना कहीं तब लॉकडाउन भी लगना शुरू हुआ। लॉकडाउन पहला लगा था कहीं ना कहीं मार्च के आखिरी हफ्ते में। तो ये एक पीरियड था जो फॉल का पीरियड था। और जैसे ही भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाना शुरू किए, वैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होने लगा। और उसके बाद वाला एक नया दौर शुरू हुआ। आप देख सकते हो, ये जो है 23 मार्च से लेके 18 अक्टूबर तक ये था नया दौर। और ये नया दौर था एक मैजिक पीरियड, हम इसे कह सकते हैं। मैं इसे क्यों मैजिक पीरियड कहता हूं? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट करीब करीब 7,000 पॉइंट से लेके मार्केट ने 18,600 पॉइंट तक छलांग लगाई। और ये छलांग थी आने वाले करीब करीब 1.5 साल में। लेकिन ये भी छलांग जो थी, ये काफी तेजी से आई हुई छलांग थी, और मार्केट ने 140% रिटर्न्स तब इस पीरियड में दिए। अभी 140% रिटर्न्स दोस्तों कम नहीं होते हैं। 140% रिटर्न्स मतलब आपका पैसा दोगुने से ज्यादा बढ़ गया था इस पीरियड में। 140% रिटर्न्स मुझे आए थे। 1 लाख के 2,40,000 रुपए मेरे हो गए थे इस 1.5 साल में ही। और जिस चीज में मैं हाथ डाल रहा था, उसी चीज में पैसा बन रहा था। मैं मिड कैप स्टॉक्स लूं, मैं फंडामेंटली अच्छा स्टॉक लूं, मैं फंडामेंटली बुरा स्टॉक लूं, मैं जो भी स्टॉक लूं, मुझे इसमें पैसा बन रहा था इस पीरियड में। और ये हर किसी के साथ यही घटना घट रही थी। मुझे कोई एनालिसिस नहीं करना पड़ रहा था। बुरा स्टॉक हो या अच्छा स्टॉक हो, उसमें पैसा बन रहा था। फॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पे एंटर किया मार्केट में, कुछ लोगों ने यहाँ पे इस पीरियड में। आई होप मेरा जो लेजर पॉइंटर है वो सभी को विजिबल है। मानसी, कैन यू कंफर्म दिस? यस यस सर, यस। ओके। फॉर्चुनेटली जो लोग यहाँ पे जिन्होंने इंटर किया, दे वे आर क्वाइट फॉर्चुनेट। यहाँ पे भी इंटर किया वो फॉर्चुनेट थे, जिन्होंने यहाँ पे इंटर किया वो भी फॉर्चुनेट थे।
कुछ लोगों को थोड़ी देरी हो गई, कुछ लोगों ने यहाँ एंटर किया, कुछ ने यहाँ एंटर किया, और कुछ लोगों को लगा कि अभी इसमें आके भी पैसा बनने वाला है तो उन्होंने यहाँ पे भी एंटर किया, और उन्होंने कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एंटर किया। जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया था उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया, जिन्होंने यहाँ पे एंटर किया उन्होंने भी पैसा बनाया, यहाँ पे एंटर करने वाले लोगों ने भी पैसा बनाया, यहाँ पे एंटर करने वाले लोगों ने थोड़ा कम पैसा बनाया, और जिन्होंने अभी अभी एंटर किया उन्होंने शायद पैसा नहीं बनाया, उल्टा वो लोग थोड़ा सा अभी लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट्स थोड़े से नीचे आए हैं। ये जो फिलहाल की घटनाएं हैं, यूक्रेन और रशिया का जो वार है, उसकी वजह से जो मार्केट में प्रेशर क्रिएट हुआ है, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी है, या ये सब चीजें हम वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नहीं जाने वाले, बट हम लोग ये बात करेंगे कि इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बनना बंद हो गया है। तो दोस्तों, ये पीरियड्स मार्केट में आते हैं, फॉल वाले पीरियड भी आते हैं और से रैली वाले पीरियड भी आते हैं, लेकिन ये पीरियड एक्सेप्शनल समय में ही आते हैं। हमेशा ऐसे पीरियड आपको देखने नहीं मिलेंगे, ये कभी कभी ही देखने मिलेंगे। और आमतौर पे ये देखा गया है कि ऐसे पीरियड के बाद में जो पीरियड होता है वो स्लगिश पीरियड होता है, मतलब उतना रैली वाला पीरियड नहीं होता है। तो जो चीजें पिछले 1.5 साल में घटी वो शायद इसके आगे ना घटे, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबडी हैज मेड मनी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये पीरियड में कुछ लोगों ने पैसा गंवाया था। जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे एग्जिट किए, वो तो बिल्कुल ही लॉस में गए। जिन लोगों ने यहाँ एंट्री करी और यहाँ पे एग्जिट करी, वो लोग एकदम ही प्रॉफिट में थे। तो वो काफी सारे लोगों ने पैसा बनाया, और इसी का एक इंडिकेटर था ये स्टेटमेंट मिस्टर त्यागी का, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हेड है। उन्होंने हमें बताया कि भारत में डीमैट अकाउंट की संख्या इस दौरान दुगने से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, क्यों बढ़े डीमैट अकाउंट्स भारत में? जो हम पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि भारत में डीमैट अकाउंट बढ़ नहीं रहे, वो इस पीरियड में दुगने तिगने से ज्यादा डीमैट अकाउंट भारत में बढ़ गए, क्योंकि हर किसी को लगने लगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, और मैं स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता हूं। तो ये चीज बुरी थी या अच्छी थी, इसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था, ये डेफिनेटली अच्छी चीज थी। हर कोई स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहा था, ये बहुत ही अच्छी चीज थी। लेकिन किस तरह से सोच रहा था, ये शायद गलत था या सही था, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी निष्कर्ष पे नहीं आते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसके निष्कर्ष पे आने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। बट ये तो तय है कि जो 3 या 3.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट भारत में थे, वो बहुत तेजी से 8 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट्स पहुंच गए। इक्विटी मार्केट से अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा। कुछ लोग डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में आए। डायरेक्ट इक्विटी मार्केट मतलब जिन्होंने शेयर्स खरीदना शुरू किए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स के तहत इन्वेस्टमेंट करना पसंद किया, और उन लोगों ने म्यूचुअल फंड के तहत भी इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड के जो फोलियो नंबर्स है, फोलियो नंबर्स मतलब एक तरह का अकाउंट नंबर होता है म्यूचुअल फंड का, वो भी तेजी से बढ़े ये पीरियड में। कुछ लोगों ने दोनों में इन्वेस्टमेंट करना पसंद किया, कुछ लोगों ने खाली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद किया, कुछ लोगों ने खाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद किया। तीनों तरह के लोग थे। लेकिन ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसके एनालिसिस में मैं आगे जाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको अगली कुछ फिगर्स पेश करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि हर किसी के जहन में ये चीज हमेशा बनी रहती है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में। देखिए, मेरे 10 साल के प्रैक्टिस में, जब से मैंने मेरी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की है इन्वेस्टिंग की, तो मेरे 10 साल के प्रैक्टिस में ये सवाल कि मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, ये सवाल पिछले 1.5 या 2 साल में ही ज्यादा आए। इसके पहले ये सवाल बहुत ज्यादा तौर पे आता नहीं था। पिछले 1.5 साल में मेरे पास आने वाले ऐसे लोगों की संख्या कि मैं स्टॉक्स में सर इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूं, या मैं स्टॉक्स में मुझे पैसे कैसे मैंने लगाने चाहिए, ये पूछने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। तो मैंने सोचा इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत जरूरी बनता है। अगर कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो हम लोग इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए।
हमेशा से एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों की एक टेंडेंसी रही है, उसमें मैं भी शामिल हूं, कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे पैसे बना सकता हूं। हर कोई सोचता है कि अगर मैं एक इस इन्वेस्टमेंट के तहत या कोई बिजनेस के तहत या मेरी जॉब के तहत मैं अगर ज्यादा पैसा बना सकता हूं तो उससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। और बट ये पर्टिकुलर पीरियड में वो वाली चीज थी, वो थी स्टॉक्स, बिकॉज स्टॉक्स पे जहां भी हाथ डालो वहां पे पैसे बन रहे थे। और इस वजह से जो लोगों ने, शायद जो लोग थोड़े लेट हुए, वो उन्होंने पूछना शुरू किया कि सर मैं स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गलत है तो बिल्कुल ही गलत नहीं है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना गलत है, वो भी गलत नहीं है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन कहाँ पे, कितना, कैसे, क्या बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। तो अगली स्लाइड देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर अगर ध्यान देने की कोशिश करें तो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे देने वाला हूँ, बहुत ही आसान चीज है। ये एनालिसिस है टॉप लार्ज कैप स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, सॉरी, टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। मैंने कंपैरिजन दिया है 5 साल के रिटर्न्स का, स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड्स का। इसमें मैंने जो लार्ज कैप सेगमेंट होता है शेयर मार्केट में, वो लार्ज कैप सेगमेंट मतलब जहां पे बड़ी कंपनियां होती है, उनमें से टॉप 5 कंपनियां चुनी है। और म्यूचुअल फंड्स में भी मैंने लार्ज कैप में से टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स चुने हैं। अभी यहाँ पे जो हरा वाला सेक्शन है, जो थोड़ा ग्रीन में दिख रहा है आपको, उसमें हम लोग देखते हैं टॉप 5 स्टॉक्स ने पिछले 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए हैं। अभी मैं पिछले 1.5 साल की पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 5 साल के पीरियड की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा लार्ज कैप में से सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जो स्टॉक था वो डिवीज लैब था। इन्होंने हर साल 48.45% रिटर्न्स दिए हैं, कमाए हैं इस दौरान, इस पीरियड में। तो ये जो रिटर्न्स थे, हर साल आपका पैसा 1.5 गुना होते गया। मतलब पहले साल में 1 लाख के 1,48,000 रुपए हुए, दूसरे साल 1,48,000 के 1.5 गुना हुए। और इस तरह से आपका पैसा बनते गया। एक आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए बताता हूं कि एफडी में 6% अगर रिटर्न बनते हैं तो यहाँ पे 48% रिटर्न सालों साल बन रहे थे। दूसरे नंबर के स्टॉक्स में 42%, टाइटन में 42%, टाटा कंज्यूमर में 37%, रिलायंस में 32%। 5 साल का ये इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है टॉप 5 स्टॉक्स का। इसी दौरान अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था तो उसकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से बढ़ी। जो टॉप म्यूचुअल फंड था एक्सिस ब्लू चिप फंड, उन्होंने साल दर साल जो रिटर्न्स दिए वो 18% के दिए। मतलब एक साल में उनका पैसा 1 लाख का 1,18,000 बना, दूसरे साल में 1,18,000 के ऊपर और 18% ब्याज मिला, और उसी तरह से वो बढ़ते गया। उसी तरह से 2 नंबर पे था कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जिन्होंने 17% रिटर्न्स दिए। मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, जिन्होंने 15% रिटर्न्स दिया। इडलवाइज लार्ज कैप 15%, बड़ौदा बीएनपी लार्ज कैप, जिन्होंने 15% रिटर्न दिया। तो ये हुआ दोस्तों लार्ज कैप सेगमेंट के बारे में। जनरली ये बोला जाता है कि लार्ज कैप सेगमेंट पूरे मार्केट में थोड़े स्लो चलने वाले सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन उतने ही भरोसेमंद वाले सेगमेंट होते हैं। तो लार्ज कैप के बाद में मैं आना चाहूंगा मिड कैप पे। लेकिन उसके पहले ये मैंने यहाँ पे बताया है कि जो 1 लाख रुपया अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले, तो ये जो 5 स्टॉक्स थे इसका मैंने एवरेज रिटर्न्स लिया है। पांचों स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न है ये 40.6%, 40.6%, ये 5 स्टॉक्स का ये एवरेज रिटर्न है। तो अगर आप ये पांचों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे और आपको एवरेज रिटर्न 40% मिलता था, तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू एक साल में 5.49 लाख रुपीस बन जाती थी। और इसी समय में अगर आप 1 लाख रुपया इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स में ऑन एन एवरेज बेसिस अगर इन्वेस्ट करते थे, तो 5 साल में आपका सालाना एवरेज होता था, वो होता था 16.11%। और 16.11% में से आपको 11% के हिसाब से आपको 2,11,000 रुपए के रिटर्न इस दौरान मिल जाते थे। ये आंकड़े थोड़े से दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, मैं इसके ऊपर वापस आने वाला हूं अगली स्लाइड से, अगले कुछ स्लाइड्स के बाद में। अभी हम लोग बात करते हैं मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो आमतौर पे बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन अगर फिसलते हैं तब बहुत तेजी से फिसलते भी है। थोड़ी छोटी कंपनियां होती है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, टॉप स्टॉक्स की और टॉप म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए
टॉप वाला जो स्टॉक था इन 5 सालों में, उसने करीब करीब 79% रिटर्न सालाना दिए हैं। कोफोर्ज ने करीब करीब 60% रिटर्न सालाना दिए हैं। टाटा एलिक्सी ने करीब करीब 59 59 टक्के रिटर्न सालाना दिए हैं। और इसी तरह से इंप्रेसिव रिटर्न्स आप देख सकते हैं टॉप 5 स्टॉक्स के। लेकिन म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स उस कंपैरिजन में, मिड कैप के, मिड कैप म्यूचुअल फंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो कंपैरेटिवली मिड कैप म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो 21%, काफी स्लगिश रिटर्न्स है। एक्सिस मिड कैप 21%, पीजीआईएम मिड कैप 20%, एडलवाइज मिड कैप 18%, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 17%। तो इसके कंपैरिजन में टॉप म्यूचुअल फंड के रिटर्न आमतौर पे काफी कम रहे। तो यहां पे क्या वैल्यू बनी हमारे 1 लाख रुपए की, वापस एक बार देखते हैं। टॉप 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स थे करीब करीब 61.86%। तो 1 लाख रुपए के मेरे 5 सालों में 11,10,000 रुपए बने। लेकिन मैं अगर म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डालता था 5 टॉप के म्यूचुअल फंड्स में, तो मेरे एवरेज रिटर्न्स बनते थे 19.93%। तो मेरी 1 लाख रुपए की वैल्यू बनती थी 5 साल में 2.48 लाख रुपए। इसको भी थोड़ा सा पार्क कीजिए आपके दिमाग में। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं। अभी देखिए, टॉप स्मॉल कैप की भी बात कर ही लेते हैं। लार्ज कैप की बात हमने करी, मिड कैप की बात हमने करी, मैं अभी टॉप स्मॉल कैप की भी बात करूंगा। टॉप स्मॉल कैप फंड्स या टॉप स्मॉल कैप स्टॉक्स वो होते हैं जो बहुत ही तेजी से ऊपर जाते हैं, या जब गिरते हैं तब बहुत ही तेजी से नीचे भी गिरते हैं। तो आप देख सकते हैं रोजारी बायोटेक का जो स्टॉक था, इन 5 सालों में हर साल दुगना होते गया। हर साल दुगना हो रहा है, मतलब हर साल आपके 1 लाख रुपए के 2 लाख, 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख, इस तरह से आपके रिटर्न्स बनते गए। उसी तरह से टेनला प्लेटफॉर्म्स में 94%, बालाजी अमाइंस में 53%, डालोक इंडस्ट्री 52%, इंटेलेक्ट डिजाइन में 49%। इस तरह से इंप्रेसिव रिटर्न्स बने पिछले 5 साल में। लेकिन उसके कंपैरिजन में मैं अगर म्यूचुअल फंड की बात करूं, तो म्यूचुअल फंड में क्वांट स्मॉल कैप की अगर आप बात करो तो 22.54% रिटर्न्स आपके बने, कंपैरेटिवली काफी कम है। एक्सिस स्मॉल कैप में 22% के करीब, एसबीआई स्मॉल कैप में 21% के करीब, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 21% के करीब। कुछ इस तरह से आपके रिटर्न्स स्मॉल कैप में बनते गए। तो एवरेज रिटर्न्स क्या बने? अगर मैं यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स की बात करूं, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी आपकी 1 लाख रुपए की। स्मॉल कैप ने जो एवरेज रिटर्न्स इन 5 सालों में दिए, टॉप 5 स्टॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 70.58% ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स बने इस दौरान, इस 5 साल में। तो हमारे, अगर हम लोग इन 5 स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज बेसिस इन्वेस्ट करते थे तो 1 लाख रुपए की वैल्यू बनती थी 14.44 लाख रुपीज। लेकिन इसी दौरान मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता था तो ये वैल्यू 1 लाख रुपए की बनती थी एट एन एवरेज रिटर्न्स, एनुअल एवरेज रिटर्न्स ऑफ 21.75%। इट वुड हैव बीन समवेयर अराउंड 2.67%। तो मैं वापस एक बार आपको तीनों स्लाइड से वापस लेके आता हूं। लार्ज कैप में मेरा कितना पैसा बना था? स्टॉक्स में 1 लाख के 5.5 लाख बने थे, म्यूचुअल फंड में 1 लाख के करीब करीब 2.25 लाख रुपए बने थे, 2,11,000। मिड कैप में 5 साल में कितने बने? मिड कैप स्टॉक्स में 1 लाख रुपए के 11,10,000, लेकिन म्यूचुअल फंड में बने 2,48,000। स्मॉल कैप स्टॉक्स में बने 1 लाख रुपए के 14,44,000, और टॉप म्यूचुअल फंड्स में बने 1 लाख के 2,67,000। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालना है हमने? इसके निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग कि क्या कंक्लूजन है इन तीनों स्लाइड्स का। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके ऊपर कि जो टॉप स्टॉक्स थे, उन टॉप स्टॉक्स के जो रिटर्न्स थे वो रिटर्न्स फार बेटर थे म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। आप सभी मानोगे इस चीज को, क्योंकि काफी इंप्रेसिव रिटर्न्स थे स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक्स एंड द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं एवरेज रिटर्न 21% बन रहे थे, तो स्टॉक्स के रिटर्न्स 70.58% बन रहे थे। ये सभी को दिख रहा था, क्योंकि मैं न्यूज में भी सुन रहा था, मैं हर जगह, मुझे रोज स्टॉक्स के नाम या तो दोस्तों के थ्रू आ रहे थे, या बिजनेस चैनल में से आ रहे थे, या टीवी या न्यूज़पेपर्स में से आ रहे थे, या नहीं तो व्हाट्सएप है ही। तो मुझे हर बार ये पता चल रहा था कि इस स्टॉक्स ने इतने रिटर्न्स दिए, इस स्टॉक्स ने इतने रिटर्न्स दिए। ये बातें हमेशा हमारे जहन में डाली जा रही थी। तो ऑफ कोर्स डिफरेंस तो था ही। तो स्टॉक्स के रिटर्न्स बहुत इंप्रेसिव थे, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स उस कंपैरिजन में काफी म्यूटेड थे।
difference in the percentage returns of the top small cap stocks and top large cap stocks is also double. मतलब क्या हुआ कि मैं अगर टॉप वापस अगर जाऊं, ये जो रिटर्न्स थे डीवीज लैब के जो लार्ज कैप स्टॉक है, इस दौरान जो 5 साल के पीरियड में इन्होंने 48% के रिटर्न्स दिए थे, लेकिन जो टॉप स्मॉल कैप का स्टॉक था उसने 102% रिटर्न दिया। मतलब टॉप स्मॉल कैप का जो स्टॉक था वो ऑलमोस्ट डबल चला। तो ये कुछ कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन मैं क्यों निकाल रहा हूं इसके ऊपर वापस हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन आज अभी कंक्लूजन तक हम लोग रुकते हैं। तो वो डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था स्मॉल कैप और स्टॉक्स लार्ज कैप के स्टॉक्स के बीच में। लेकिन दोस्तों जो टॉप वाला लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड था और जो स्मॉल कैप का जो टॉप वाला म्यूचुअल फंड था, उसके जो रिटर्न्स थे वो उसमें जो डिफरेंस था वो उतना नहीं था। मैं इस चीज के ऊपर आ रहा हूं। ये चीज जो टॉप का म्यूचुअल फंड है 18% रिटर्न दिया इसने लार्ज कैप की कैटेगरी में, लेकिन स्मॉल कैप की कैटेगरी वाला जो टॉप का म्यूचुअल फंड है उसने 22% के रिटर्न्स दिए। देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस था वो करीब करीब 50% का डिफरेंस था। यहाँ पे टॉप लार्ज कैप और टॉप स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड में खाली 4% का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि स्टॉक्स में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन काफी बड़ा है। स्टॉक्स जब चलते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स उतने फास्ट नहीं चलेंगे, लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा तेजी से चलेंगे। म्यूचुअल फंड आम तौर पर स्लगिश वाला और या फिर स्टेडी वाला ग्रोथ आपको देते रहेंगे। तो ये सब एक पिक्चर हुआ जो टॉप वाली चीजों का हमने पिक्चर देखा, लेकिन बॉटम वाली चीजों के बारे में हमारा क्या कहना है या क्या एनालिसिस है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो लोग नए हैं, जो हमें जानते नहीं कि हम लोग कौन हैं और हम लोग क्या करते हैं, तो वी आर टीम बॉनविस्टा एंड वी आर टीम ग्रेविटी। तो हम लोग एक 12-15 लोगों की टीम है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं। इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जब मैं काम करते ऐसा बोलता हूं तो हमारे दो वर्टिकल से, एक है बॉनविस्टा। बॉनविस्टा में हम लोग टेलर मेड इन्वेस्टमेंट बुटीक चलाते हैं। टेलर मेड इन्वेस्टमेंट बुटीक मतलब आप लोग हमारे साथ सामने रूबरू होते हो, फिजिकली हमें मिलते हो, हम आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं और आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं। ये काम आमतौर पे बॉनविस्टा में होता है। लेकिन ये जो ग्रेविटी है ये हमारा नया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे हमने रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियोज या म्यूचुअल फंड के कॉम्बोज हमने बना के रखे हैं, जो आप खुद होके आपके लिए चूज कर सकते हो। बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की है हमने ग्रेविटी प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट को। तो ये थोड़ा सा हमारे बारे में है। थोड़ा सा मेरे बारे में, तो मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्रैक्टिस में हूँ। लोगों से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना मुझे अच्छा लगता है। उसके पहले 12 साल मैं कहीं ना कहीं पर्सनल फाइनेंशियल सर्विसेज फील्ड में जॉब करता था। 2011-12 के करीब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और अभी इसी क्षेत्र में व्यस्त हूँ। हम लोग नए नए प्रयोग करने में बिलीव करते हैं। सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी हमारा एक हमेशा से एक वाक्य रहा है, एक हमारा स्लोगन रहा है कि हमने हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं उसमें सिंप्लिसिटी हो और ऑथेंटिसिटी तो ऑफकोर्स होनी ही चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा नाम नहीं जानते हैं, मेरा नाम उन्मेष देशमुख है और आमतौर पे आजकल ऑनलाइन सब चीज होती है, तो ऑफिसेस कहाँ है इसके बारे में बात करना उचित नहीं रहेगा। ऑफकोर्स ग्रेविटी वाला प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सभी के लिए है। तो दोस्तों ये छोटी सी चीजें थी हमारे बारे में। मैं अभी आता हूं दूसरे एंड के एनालिसिस के ऊपर। हमें अभी तक जो एनालिसिस किया था वो टॉप वाले स्टॉक्स का एनालिसिस किया, टॉप वाले म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया। लेकिन कभी आपने ये भी सोचा है कि अगर मैं बॉटम में फंस गया तो क्या होगा? हो सकता है ना, बॉटम में भी हम लोग फंस सकते हैं। तो अगर मैं बॉटम में कहीं ना कहीं फंस गया तो क्या हो सकता है, ये वाला एनालिसिस मैं आपको अगले 3-4-5 स्लाइड्स में देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए ये पहला जो स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लार्ज कैप स्टॉक्स वर्सेस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं। तो जो पिछले 5 सालों में जो टॉप 5 लार्ज कैप स्टॉक्स थे, टॉप मतलब बॉटम में टॉप, जो बॉटम मोस्ट स्टॉक्स थे वो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कोल इंडिया ने
करीब करीब -9% रिटर्न दिए ये दौरान। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने करीब करीब -8% रिटर्न दिए, इंडसइंड बैंक करीब करीब -8%, हीरो मोटोकॉर्प करीब करीब 6.5% के माइनस रिटर्न है, निगेटिव रिटर्न है, बीपीसीएल करीब करीब 3.5% के निगेटिव रिटर्न है। लेकिन इसी दौरान जो बॉटम 5 म्यूचुअल फंड थे लार्ज कैप कैटेगरी में, उनके रिटर्न्स आप देख सकते हो, बॉटम में होने के बावजूद इनके रिटर्न्स 9%, 10%, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं तो ये सबसे बॉटम मोस्ट म्यूचुअल फंड है टॉरस लार्ज कैप, इसके भी रिटर्न्स थे 9%, डीएसपी टॉप 100 इक्विटी 10%, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 11.5%, जेएम लार्ज कैप 11.5-12%, और इंडिया बुल करीब करीब 13%। इसका मतलब यह है कि जो बॉटम में भी म्यूचुअल फंड है उन्होंने कभी भी आपको निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए 5 साल के पीरियड में। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के बॉटम 5 स्टॉक्स में फंस जाते थे तो शायद आपका पैसा आधा हो जाता था, आधा। ये तो लार्ज कैप की मैंने बात की, तो पैसे की भी वैल्यूएशन में भी देख लेते हैं। अगर आप इन 5 बॉटम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में फंस जाते थे तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती थी करीब करीब 70,000 रुपया 5 साल के बाद भी। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, बॉटम म्यूचुअल फंड में भी, तो आप फिर भी आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू ऑन एन एवरेज बेसिस बन जाती थी 1.67 लाख रुपीज। ये लार्ज कैप की बात हुई। मैं अभी मिड कैप की तरफ आता हूं। तो मिड कैप में आप देखिए, जैसे मिड कैप बढ़ते फास्ट है, हमने देखा था मिड कैप काफी तेजी से बढ़ते, उसी तरह से मिड कैप अगर जब गिरते हैं तब गिरते भी तेजी से। तो अगर मैं 5 बॉटम मिड कैप में फंस जाता था तो मेरे रिटर्न्स -28%, -24%, -22% कहीं ना कहीं इस तरह से बनते थे। लेकिन मैं अगर बॉटम 5 म्यूचुअल फंड में भी फंसता था तो भी मेरे रिटर्न 10, 10.5%, 11%, 12%, 12.5% इस तरह से बन सकते थे। मैं कहीं भी आपको अभी भी ये बता नहीं रहा हूं कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं खाली अभी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। हम लोग उस चीज के ऊपर आएंगे कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी तो हम लोग ये देखते हैं कि बॉटम के 5 मिड कैप फंड्स हैं वो उतने नहीं गिरे जितने बॉटम के 5 स्टॉक्स गिरे हैं मिड कैप कैटेगरी में। तो मेरे 1 लाख रुपए की वैल्यू बनी 29,000 रुपया 5 साल के बाद। तो सोचिए, मैं अगर 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता था तो मेरे 10 लाख रुपए की वैल्यू करीब करीब होती थी 3 लाख रुपया 5 साल के बाद में स्टॉक्स में। म्यूचुअल फंड में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता था तो मेरे 1 लाख रुपए की वैल्यू बन रही है 1,74,000। 10 लाख रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करता था तो 17 लाख रुपए आपके पैसों की वैल्यू बनती थी अगर आप बॉटम में भी आते थे म्यूचुअल फंड्स के। अभी बात रही स्मॉल कैप्स की, तो स्मॉल कैप हमने पहले भी देखा, जो भागते हैं तब तेजी से भागते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तब भी तेजी से गिरते हैं। तो जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो इंडेक्स है उसमें से ये स्टॉक्स हमने उठाए हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में से जो सबसे ज्यादा गिरने वाला था वो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस था, जो 30% गिरा 5 सालों में। मतलब साल दर साल 30% गिरते गया, ये हमको समझ में आना चाहिए। सेंट्रल बैंक का साल दर साल 28% गिरते गया, वक्रांगी 28%, स्ट्राइड्स फार्मा 20%, पीएनबी हाउसिंग 18%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी दौरान जो बॉटम के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने फिर भी करीब करीब 10%, 12%, 13% रिटर्न्स इस पीरियड के दौरान दिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कहीं ना कहीं बॉटम 5 स्टॉक्स में पिछले 5 सालों में फंस जाता था तो मेरे 1 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती थी 23,000 रुपया, या मेरे 10 लाख रुपए की वैल्यू बन जाती थी 2,30,000 रुपया 5 सालों में। देखिए 5 सालों में एक बुल रैली आके गई है जिसने 150% रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इन 150% के रिटर्न्स जो हमने पहले स्लाइड पे देखा था, मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक मार्केट ने जो रैली दी 140% रिटर्न्स की, इसके बावजूद अगर हम बॉटम स्टॉक्स में कहीं ना कहीं फंस जाते थे तो हमारे पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए की बन जाती थी 2,30,000 रुपया, 2,30,000 रुपया। लेकिन मैं अगर बॉटम म्यूचुअल फंड में फंस जाता था तो मेरे 10 लाख रुपए की वैल्यू फिर भी बन जाती थी 18,25,000 रुपया। इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं तो अभी देखिए, मैंने पहले जो कंक्लूजन निकाले थे यहां पे, उस कंक्लूजन से अभी ये वाले कंक्लूजन काफी डिफरेंट है। यहां पे मैंने क्या देखा था
कि टॉप म्यूचुअल फंड और टॉप स्टॉक के रिटर्न्स में डिफरेंस काफी ज्यादा है। लेकिन उसी तरह से मैं यहां पे वापस आता हूं अभी के कंक्लूजन में कि जो फॉल इन द बॉटम स्टॉक्स इन 5 years इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू द म्यूचुअल फंड। जो बॉटम वाला स्टॉक का जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स बहुत ज्यादा निगेटिव है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। कोई भी म्यूचुअल फंड ने 5 सालों की पीरियड में कभी भी निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। मैं अभी भी कंक्लूड नहीं कर रहा हूं कि हमने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं आपको अभी भी खाली तथ्य बता रहा हूं, खाली फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूं। There is a vast negative difference between the returns of the stocks and mutual funds. Mutual funds never gave negative returns in 5 years. 5 साल में कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स निगेटिव नहीं रहा। लेकिन अगर आप वो बॉटम वाले स्टॉक्स में फंस जाते थे तो आपके पैसों का रिटर्न्स निगेटिव बन सकता था। There is also a huge difference in returns of the top stocks and bottom stock. तो टॉप स्टॉक का रिटर्न्स कितना था? 102% हमने देखा था। और बॉटम स्टॉक का रिटर्न्स कितना था? -30% बॉटम स्टॉक्स का रिटर्न था। तो डिफरेंस देखिए आप, 130% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब यह है कि इसके जो दो बाजू है, दो बाजू काफी एक्सट्रीम होते हैं स्टॉक्स में। मतलब जब पैसा बनता है तो स्टॉक्स में बहुत तेजी से पैसा बनता है, लेकिन जब पैसा निकल जाता है हाथ से तो भी तेजी से पैसा निकल जाता है। लेकिन एज अगेंस्ट इट, मैं अगर इसके लास्ट पॉइंट पे आऊं, बट द डिफरेंस बिटवीन टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इज जस्ट अबाउट 4%। इसका मतलब यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड कोई भी उठा लो, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस भी मत करो, तो भी आप टॉप म्यूचुअल फंड और बॉटम म्यूचुअल फंड में आपका डिफरेंस था खाली 4% का दोस्तों। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें शायद उतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा लो तो भी आपकी बात बन सकती है, लेकिन स्टॉक्स का ऐसा नहीं है। अगर आपको स्टॉक्स पिक करने हैं तो आपको सोच समझ के ही स्टॉक्स पिक करने हैं। कोई भी स्टॉक आप इस तरह से पिक नहीं कर सकते हैं जैसे प्रोबेबली आमतौर पे किए जाते हैं। तो अभी मैं थोड़ी सी रिस्क की बात करूंगा। दो स्विंग्स है आपके सामने, दो झूले हैं आपके सामने। यू हैव टू गिव मी अ मिनट, मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, वो मैं जस्ट चार्जर लगा रहा हूँ अपने लैपटॉप को। ओके, तो शायद आपको तब तक एक 30-35 सेकंड का समय मिल गया है इन दो चित्रों की तरफ देखने के लिए। बहुत ही बेसिक और बहुत ही छोटा डिफरेंस है इन दो चित्रों में। शायद पहली नजर में ये डिफरेंस समझ में ना आए, लेकिन जो पहला वाला झूला है वो झूला कहीं ना कहीं एक माउंटेन के ऊपर टांगा गया है या बांधा गया है, और इसका जो स्विंग जा रहा है वो कहीं ना कहीं की वैली के अंदर जा रहा है। और जो बड़े से स्विंग होते हैं, जो एकदम एडवेंचरस वाले जो स्विंग होते हैं, इस टाइप का पहला वाला स्विंग है, जिसमें आप जब झूला लेते हो तब झूले के बाद आप उस वैली के अंदर जाते हो। और दूसरा जो स्विंग है वो एक छोटा सा स्विंग है जो हमारी गार्डन्स में यूजुअली होता है, जिसमें आमतौर पे बच्चे खेलते हैं या हमने भी कभी इन स्विंग्स के ऊपर खेला हुआ है। तो दोस्तों, दोनों की रिस्क अलग अलग है। पहला वाला स्विंग का रिस्क अलग है, दूसरे वाले स्विंग का रिस्क अलग है। पहले वाले स्विंग से आदमी अगर गिर जाता है तो आप उसका हर्ष क्या हो सकता है इस बारे में सोच सकते हो। दूसरा वाला स्विंग है, उसमें से अगर आदमी गिरता है तो क्या हर्ष होगा, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पहला स्विंग है वो पहला स्विंग स्टॉक्स की तरह है, जिसमें जो बोथ एंड्स है वो काफी एक्सट्रीम है, जो रिस्क है वो भी काफी एक्सट्रीम है। अगर आप एडवेंचर वाले बंदे हो तो आपके लिए पहला वाला स्विंग बहुत सही है। दूसरा वाला स्टॉक्स है उसमें रिस्क काफी, दूसरा वाला जो स्विंग है उसमें रिस्क काफी कम है, लेकिन उसमें शायद मजा भी थोड़ी कम है। लेकिन अगर मजा कम है तो मेरी रिस्क भी थोड़ी कम है। और मैं आमतौर पे थोड़ी मजे तो मैं ले ही रहा हूं दूसरे वाले स्विंग में भी, लेकिन विदाउट एनी रिस्क। तो अगर आप उतने एडवेंचरस नहीं हो या उतने रिस्क लेने वाले बंदे नहीं हो तो आपके लिए शायद
दूसरा वाला स्विंग बेहतर है। तो मैं इन चीजों से कि मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन चीजों से मैं आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेट के ऊपर आ रहा हूं कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह से है। मेरी पर्सनैलिटी स्टॉक मार्केट वाली है या मेरी पर्सनैलिटी म्यूचुअल फंड वाली है। मेरी पर्सनैलिटी जो स्विंग माउंटेन के ऊपर बांधा गया है उस वाली है, या मेरी पर्सनैलिटी जो आमतौर पे गार्डन में बांधा हुआ झूला होता है उस टाइप की है। या फिर मैं आपको इसको और अलग तरीके से रखने की कोशिश करता हूं कि माउंटेन वाला जो झूला है वो आप कितनी बार झूलते हो। मेरे ख्याल से सालों में एक आध बार, कई एक सालों में एक आध बार आप झूलते हो। और ये वाला झूला है, शायद इसकी फ्रीक्वेंसी कहीं ज्यादा हो सकती है, ये तो शायद आपके आंगन में भी टांगा हुआ हो। तो दोस्तों, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फ्रीक्वेंसी भी शायद कम हो अगर आप स्टॉक वाले बंदे नहीं हो तो, अगर आप प्रो बंदे नहीं हो। हाँ, अगर आप प्रो बंदे हो, अगर आपको कुछ चीजें आती है जो अगले वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप डेफिनेटली अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप वो बंदे नहीं हो तो प्रॉबेबली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन इस एडवेंचर पे भी आपने कभी ना कभी घुसना चाहिए, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, नॉट इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए, जब मेरी रिस्क बहुत ज्यादा होती है तब मुझे हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो मैं यहां से अगर यहाँ पे कूदता हूं तो ये घड़ा मुझे मिल सकता है, लेकिन अगर मैं बीच में गिर जाता हूं तो आप इसकी रिस्क देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स इन्वेस्टिंग है जिसमें रिटर्न्स भी ज्यादा है लेकिन रिटर्न रिस्क भी ज्यादा है। और ये जो इन्वेस्टिंग है जहां पे मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न होता है, ये म्यूचुअल फंड वाली इन्वेस्टिंग है, जहां पे बीच में आपको एक ब्रिज दिखाया गया है और आप ब्रिज से आसानी से पार करके आपकी वेल्थ पे फिर भी पहुंच सकते हो, लेकिन आप जंप नहीं लगा रहे हो। शायद थोड़ा धीरे आप यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या आपकी वेल्थ की तरफ पहुंच रहे हो। तो दोनों में ये अंतर है दोस्तों कि स्टॉक्स में मुझे इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसका जवाब आपके पास है कि आपको किस तरह से ये वेल्थ के तरफ पहुंचना है। इस तरह पहुंचना है तो आपका 100 गुना पैसा स्टॉक्स में डाल दीजिए, यहां पहुंचना है तो आपका 100 गुना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। लेकिन तीसरा भी एक तरीका हो सकता है, वो क्या है, इसे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, ये वाला जो स्विंग था इसके ऊपर मैं आपको वापस लाना चाहता हूं। इसमें जब स्विंग कोई करता है तो उसमें काफी सारे सेफ्टी मेजर्स आपको दिख रहे हैं। ये लेडी ने जो बेल्ट लगाया हुआ है, काफी सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं वो एडवेंचर के दौरान उनको कोई एक्सीडेंट ना हो। तो वो वाली चीज जो है, वो जो सेफ्टी वाली चीज है स्टॉक्स में, वो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी अगर आपको सेफ्टी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते वक्त अगर रखनी है तो स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपको खुद होके करनी है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पता होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का पता आपको होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट की पढ़ाई करना आता है, बैलेंस शीट की स्टडी करना आता है, एक कंपनी के बैलेंस शीट की या बिजनेस के बैलेंस शीट की, उनका प्रॉफिट एंड लॉस समझना उसमें आता है। मैनेजमेंट की जो स्टडी है, मैनेजमेंट मतलब कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनके प्रमोटर्स कैसे हैं, चोर लोग हैं या अच्छे लोग हैं जो कंपनी की भलाई सोच रहे हैं या कंपनी में से ही पैसा निकाल रहे हैं, इसकी भी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, इसकी भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। आपको जिस स्टॉक्स में आप पैसा लगा रहे हो उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट की जियोग्राफिकल रीच क्या है, उनकी प्रोडक्ट की सीजनलिटी कैसे है, किस सीजन में ये प्रोडक्ट चलते हैं, या उनकी लॉन्जेटिविटी कैसे है, इनके आज जो प्रोडक्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो अगले 15 सालों तक चलने वाले हैं या 20 सालों तक चलने वाले हैं या नहीं चलने वाले हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ये भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद आप जब इन्वेस्ट करते हो तब आपको उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मॉनिटर करना भी लाजमी बनता है। आपने ये भी क्वार्टरली रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए। उसमें कुछ कम ज्यादा हो रहा है इसके ऊपर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, उनका कैश फ्लो के ऊपर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, उनके डेट कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं इसके ऊपर आपको ट्रैक रखना पड़ेगा। इन सभी चीजों का अभ्यास हमें बार बार करते रहना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपको प्राइस अट्रैक्टिव चाहिए तो शायद टेक्निकल एनालिसिस में एक चार्ट स्टडी आता है, वो चार्ट भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। और इस सब के बावजूद आपको मनी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। मनी मैनेजमेंट मतलब आपका पैसा
किस स्टॉक्स में कितना डालना है। ये जरूरी नहीं है कि आप 5 स्टॉक्स में ही हमेशा इन्वेस्ट करो, आप हो सकता है बॉटम 5 स्टॉक्स में भी जाओ, या कहीं ना कहीं आप मीडियोकर स्टॉक्स में भी लैंड अप करो। लेकिन अगर इसकी पॉसिबिलिटी आपको बढ़ानी है कि मैं टॉप 5 स्टॉक्स में ही लैंड अप करूं, तो आपको ये सभी अभ्यास करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट मतलब वही मैंने बताया आपको कि मेरा पोर्टफोलियो कैसे स्प्रेड हो, कितने स्टॉक्स में स्प्रेड हो, कितने स्टॉक्स में मैंने पैसा लगाना चाहिए। 10, 12, 15 स्टॉक्स, शायद 12-15 स्टॉक्स ठीक ठाक होते हैं। 2 या 3 स्टॉक्स में लगाए तो काफी कम होता है, 30-40 स्टॉक्स में लगाए तो काफी ज्यादा होता है। तो ये एक ऑप्टिमम नंबर होना चाहिए। उसके बाद में आता है मेरा बाइंग डिसीजन। मैं बाय करता हूँ स्टॉक्स, बाय करने के बाद में मुझे प्रॉफिट कब बुक करना है इसके डिसीजंस लेने हैं, और उसके बाद में मेरा टैक्सेशन भी मुझे मैनेज करना है। तो आमतौर पे अगर मेरे पास 50 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये सब मुझे मेरे खुद के बलबूते पे करना पड़ता है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, जो पीएमएस कंपनियां मैनेज करती है, उसका मिनिमम टिकट साइज 5 लाख रुपए का है। तो अगर आपको स्टॉक्स की मैनेजमेंट खुद होके करनी है तो आपको ये सब सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। तो आपको ये नहीं करना है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते वक्त। मैंने क्या करना है ये पहले बताया, लेकिन अभी मैं क्या नहीं करना है ये बताने वाला हूं, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। माने या ना माने, हम लोग यही चीज करते हैं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर कोई हॉट स्टॉक आया तो मैं सोचता हूं उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में। कई एक बार मेरी एक लालसा हो जाती है, मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं उसके ऊपर कि मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूं क्योंकि मेरे दोस्त ने भी इन्वेस्ट किया है। तो दूसरी वाली चीज वही आती है कि मेरा दोस्त रिकमेंड कर रहा है कि मुझे इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर न्यूज ऑन बिजनेस चैनल्स, न्यूज इन द न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीजें हमारे ऊपर काफी सारी बम्बार्डिंग होती है। और अभी तो सोशल मीडिया भी है, फेसबुक के ऊपर स्टॉक्स मिलते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर स्टॉक्स मिलते हैं, लिंक्डइन के ऊपर स्टॉक्स मिलते हैं। तो हम लोग एक तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इस स्टॉक्स ने इतने रिटर्न्स दिए। और कल मेरा एक कलीग है अभिषेक, वही मुझे बता रहा था कि एक एसआरएफ करके स्टॉक्स है, उसने 16,500 का रिटर्न्स दिए, 16,500 लेकिन ये हमें पता कब चला, ये रिटर्न्स हो जाने के बाद में पता चला, अभी उसके बन गए रिटर्न्स। तो मैं पहले अगर उसमें जाता था तो बेहतर था, अभी मैं जाने में पॉइंट है या नहीं है मुझे सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गलत इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हमने बचना चाहिए। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूं, इससे बचना चाहिए मतलब ये है कि इस स्विंग के ऊपर मैंने ये सभी सेफ्टी मेजर्स बिना लगाए हुए बैठना गलत हो जाता है। तो मैंने ऐसे बिना सेफ्टी मेजर्स लगाए इसमें नहीं बैठना है। अगर मुझे उस तरह से बैठने की इच्छा हो तो मैंने ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कैसी है? डिसाइड द अमाउंट, चूज द बेस्ट स्कीम। अभी बेस्ट स्कीम आपने नहीं भी चूज किया तो भी आपने देखा डिफरेंस कितना है, टॉप वाले स्कीम में और बॉटम वाले स्कीम में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। मगर आप मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आप बॉटम स्कीम में भी लैंड अप हो जाओ तो आपका रिटर्न्स फिर भी बनेगा। 5 साल के बाद में आप कभी भी निगेटिव नहीं रहोगे। इसके बाद में आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है और रिलैक्स करना है। बाकी का सब चीज आपका फंड मैनेजर देखने वाला है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स भी आपके उसका भी अभ्यास करना ही पड़ने वाला है। उसका भी जो ये एनालिसिस था जो मैंने स्टॉक्स के बारे में बताया वो इस केस में भी करना पड़ने वाला है, लेकिन ये केस में वो सब एनालिसिस फंड मैनेजर करता है। तो फंड मैनेजर फंडामेंटल्स की पढ़ाई करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ाई करता है, बैलेंस शीट की पढ़ाई करता है, मैनेजमेंट की वो जानकारी रखता है, कब प्रॉफिट बुक करना है इसकी जानकारी रखता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड में करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ग्रेविटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप बेस्ट स्कीम्स भी चूज कर सकते हो। वहां पे तो हमने आपको टॉप स्कीम्स कौन सी है वो भी रेडीमेड दिया हुआ है। तो अगर कभी मौका मिले तो आप इसे डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आईफोन के लिए ये ऐप अवेलेबल है। मैं मेरे कलीग से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी डाउनलोड वाली लिंक भी ये यहाँ पे चैट बॉक्स में डाले। तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने खाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं वापस मेरे उसी शब्द के ऊपर आ रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने
खाली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड आपका खाना है तो स्टॉक्स आपके लिए आइसक्रीम जैसा होना चाहिए, अगर आप प्रो इन्वेस्टर नहीं है तो। अगर आप प्रो इन्वेस्टर है, अगर आप इन सब बारे में जानकारी रखते हैं तो आप जरूर इसकी क्वांटिटी बढ़ाइए, लेकिन अगर आप प्रो इन्वेस्टर नहीं है तो आपका खाना जो है वो म्यूचुअल फंड होना चाहिए, जो आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो आपको जिस तरह से इस खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, उसी तरह से आपको म्यूचुअल फंड के अंदर डेट इन्वेस्टमेंट मिलती है, डेट मतलब बॉन्ड वाली इन्वेस्टमेंट मिलती है, गोल्ड वाली इन्वेस्टमेंट मिलती है, शेयर्स वाली इन्वेस्टमेंट मिलती है, सभी एक जगह म्यूचुअल फंड्स में मिलता है। और उसमें जो पिक करना है, मतलब हमारी जो जो क्षमता है म्यूचुअल फंड पिक करने की, वो भी इतनी फाइन ट्यून नहीं होनी चाहिए, होने की जरूरत नहीं है। हम जो स्विंग हमने जो गार्डन में होता है उसी स्विंग के तरफ उसी स्विंग के ऊपर बैठने के लिए जो स्किल, बहुत कम स्किल्स की जैसे रिक्वायरमेंट है, वैसे ही ये पिक करने के लिए बहुत कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रमाण में आपने स्टॉक्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी करनी चाहिए। लेकिन खाना खाने के बाद जितना हम लोग आइसक्रीम खाते हैं उतना ही शायद अलोकेशन स्टॉक्स में भी होना चाहिए आपका, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप फंड मैनेजर के जैसे प्रो इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आप अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो भी बढ़ाइए। अगर नहीं है तो म्यूचुअल फंड विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिटर्न्स in the long term and your wealth portfolio will grow like anything in the long term. So again, to conclude, ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके स्किल सेट क्या है। तो होता क्या है आमतौर पे, हमारी साइकोलॉजी क्या करती है, वेरी हाई रिटर्न्स की एंजाइटी हमें काफी होती है, हम लोग सुनते रहते हैं। आज की डेट में इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है और हमें ये सब उसको रिटर्न्स मिले तो मुझे कैसे नहीं, इस तरह से हम लोग स्टॉक्स में अट्रैक्ट होते जाते हैं। मैं हमेशा ये यूज करता हूँ सेंटेंस, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। मतलब एक होता है ना, मेरे दोस्त को रिटर्न्स मिले यार, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। अरे भाई, लेकिन आपका दोस्त लकीली 23 मार्च के आसपास उसने इन्वेस्टमेंट की थी, 23 मार्च 2020 में, और लकीली वो शायद उस रैली के दौरान उसमें आ गया था, उसको भी पता नहीं था, वो लकीली आ गया था शायद, या फिर वो प्रो इन्वेस्टर था। तो अगर आप उसके जैसे है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करिए, अदरवाइज आप उसकी साड़ी की तरफ मत देखिए। रैंडिंग बाइंग होता है स्टॉक्स में यूजुअली, जिसका गोल से कोई संबंध नहीं होता है स्टॉक्स में। तो आपका यूजुअली इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो गोल के साथ अटैच होना चाहिए। अगर आप में एबिलिटी नहीं है स्टॉक्स पिक करने की तो आप ये मत करिए, अगर एबिलिटी है तो आप करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आमतौर पे लोग स्टॉक्स को समय नहीं देना चाहते हैं। समय नहीं देना चाहते हैं मतलब स्टॉक्स तो रिटर्न कमाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5-7 साल में रिटर्न्स कमाता है, लेकिन हम लोग उस स्टॉक के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो स्टॉक्स का बुरा समय आता है तो हम लोग उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी वो साइकोलॉजी नहीं है कि हम लोग उतना पेशेंस रखें। मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बता सकता हूं, आप रिलायंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। 2014 तक रिलायंस ने बिल्कुल ही रिटर्न्स नहीं दिए थे, मतलब 2011 से 2014 के पीरियड की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस के रिटर्न्स एकदम करीब करीब जीरो थे। लेकिन 2011 से 2014 के बीच जिस लोगों ने रिलायंस में सस्टेन किया, उन लोगों को बाद वाले रिटर्न्स देखने मिले, लेकिन मैक्सिमम लोग इस दौरान रिलायंस से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, हमारी ये भी एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस स्टॉक में कितने सालों तक बना रहूं। अगर ये एबिलिटी हम में नहीं है या हमने वो स्किल नहीं डेवलप किया है तो म्यूचुअल फंड इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर अस, विच यूजुअली गिव्स अस द स्टेडी रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हमारे कुछ नहीं तो 10-12% रिटर्न्स में जहां पे भी हाथ डालू वहां पे बनने वाले हैं। और अगर मैं थोड़े बेटर म्यूचुअल फंड्स में जाऊं तो मेरे 2 या 3% रिटर्न्स उससे अच्छे बन सकते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड आपने अपना डिसीजन लेना चाहिए कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमने कुछ रेडी टू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स बना के रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, चैट में शायद आपको मिल जाएंगे। टॉप प्लैटर के रिटर्न्स करीब करीब 25% है, क्योंकि इसमें हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। कॉम्बिनेशन किस चीज का बनाया है? म्यूचुअल फंड का, बॉन्ड्स का और गोल्ड का कॉम्बिनेशन इसमें हमने बना के रखा है।
तो एज अगेंस्ट द टॉप म्यूचुअल फंड्स हमारे जो रिटर्न्स है वो करीब करीब 25% के हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी ऐसे कॉम्बो है, आप 3 या 4 स्कीम्स में ऑन वन क्लिक इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेडीमेड फाइनेंशियल प्लानिंग, रेडीमेड गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखती है, आप जरूर इसे विजिट करने की कोशिश करिए। और इसमें भी हम लोग स्टॉक्स के कॉम्बो लाने वाले हैं, लेकिन उसकी उस चीज के लिए थोड़ा सा समय है। जो प्री रिसर्च स्टॉक्स के कॉम्बो रहेंगे उस चीज के लिए थोड़ा समय है। अभी म्यूचुअल फंड इज अवेलेबल, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो मैं प्लेटफॉर्म खुला करना चाहता हूँ, अगर कुछ सवाल है, अगर कोई किसी को कुछ कहना है, सवाल नहीं कोई डिस्कशन भी हमारा हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Mansi, you can take forward the questions if anybody has the questions, or we can close the session otherwise. Over to you, Mansi. Yes, sir. Thank you for your great inputs. किसी को कुछ डाउट है, कुछ सवाल है? So you can unmute yourself and ask. कुछ पूछना है किसी को? देखिए, कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी होती है। कई एक बार हम लोग झिझक जाते हैं कि यार सब लोगों के सामने मैं कैसे पूछूं, लेकिन ये झिझक बाजू में रखिए और बिल्कुल आम तौर पे आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी क्लोजली हेल्ड ग्रुप, सो यू कैन नो ऑलवेज टॉक अबाउट इट। बाय द वे, थोड़ा सा किसी के जहन में जब तक सवाल आए तब तक मैं आपको अभी की मार्केट की दिशा थोड़ा सा बताना चाहूंगा। Sir, there is a question. Yes. Dr. Ashok Vanpundre is asking, what are your consultation charges and is there any brokerage involved? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने बहुत ओपन फोरम में पूछ लिया। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करते हैं, हम लोग कोई कंसल्टेशन चार्जेस आपसे लेते नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्रोकिंग या फिर ब्रोकरेज से पैसा कमाते हैं। जैसे अगर मैं आपको कोई म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूँ और आप अगर वो हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी से ब्रोकरेज मिलता है। आपसे हम कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं लेते हैं, ना तो आपको ये जो ग्रेविटी वाला प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर कोई अपफ्रंट चार्जेस पे करने की जरूरत है। तो कोई अपफ्रंट कंसल्टेशन चार्जेस सर नहीं है। आप मतलब कंसल्टेशन इज इंसिडेंटल पार्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी, सो देयर आर नो चार्जेस फॉर यू। यस, तो मैं थोड़ा मार्केट आउटलुक की तरफ आ रहा था। सो मार्केट ने 18 अक्टूबर 2021 में जो टॉप बनाया था करीब करीब 18,600 पॉइंट का, वो अभी 17,400-500 पॉइंट के करीब मार्केट आया है। करीब करीब मार्केट 15,900 तक नीचे आया था, जहां पे उसको एक अच्छा सपोर्ट था, वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया है और 17,400-500 के लेवल पे मार्केट अभी है। देखिए, दो तीन कंसर्न्स थे मार्केट के। एक तो था ये जो वॉर है, वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारा जो फॉरेन करेंसी है या फिर डॉलर है वो हमारा ज्यादा बाहर जा रहा था। ये मार्केट के लिए कंसर्न था। कोई भी देश के लिए डॉलर हमारे देश में रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्रूड ऑयल के वो रेट्स बढ़ने की वजह से ये बाहर जा रहा था, तो मार्केट ने उसकी वजह से रिएक्शन दिया, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। और ऑफ कोर्स ये वॉर कितना और बढ़ता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ये मार्केट के लिए कंसर्न है। तो इसकी वजह से मार्केट 15,900 तक नीचे आया था। लेकिन थैंकफुली इंडिया के लिए वो कंसर्न्स उतने ज्यादा बड़े साबित नहीं हुए। हमने उल्टा रशिया से एक एग्रीमेंट कर लिया और रशिया से हम लोग और सस्ते में अभी तेल ले रहे हैं, क्रूड ले रहे हैं, तो हमारे लिए वो शायद ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गया। तो वो चिंता भी मार्केट की कम हुई। दूसरा, कल जो जीएसटी के नंबर्स आए मार्केट के 1.42 लाख करोड़ पिछले महीने के, तो दैट वाज अ स्टुपेंडस नंबर। बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है जीएसटी का। तो टैक्स कलेक्शन के ऊपर मार्केट की स्ट्रेंथ डिपेंड होती है। इसका मतलब मार्केट काफी अच्छा काम कर रहा है, बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, इसकी वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, तो वो भी एक स्ट्रेंथ साबित हुई है। तो ऐसा लग रहा है फिलहाल कि मार्केट ये लेवल पे स्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर कोई बैड न्यूज वॉर के फ्रंट पे ना आए तो। So this is the current outlook. We are not predicting the market. This is the general outlook in the market. Do try Gravity app. We keep on giving all the updates there as well.
in the Gravity app in terms of notifications. सर और एक क्वेश्चन है मिस्टर Yeah. दुष्यंत धर ने इन्होंने पूछा है, इज आईपीओ शुड बी प्रेफर्ड एज इट इज यूजुअली एट लोअर परचेस मार्जिन, इज इट? Yes. So, Dushyant is a good friend of mine. We are college friends. So, Dushyant, thank you. तो दुष्यंत ऐसा है, देखो कि आईपीओ खरीदना चाहिए, लेकिन जब रैली चलती है तब खरीदना चाहिए। तब रैली में सभी आईपीओ चल जाते हैं, लेकिन जब रैली नहीं चलती है तब कोई आईपीओ चलता नहीं। जैसे पेटीएम की केस में मार्केट को ये लगा कि पेटीएम का वैल्यूएशन बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से मार्केट ने पेटीएम को अपना रास्ता दिखा दिया। या पिछले कुछ दिनों में जो स्टार्टअप एस्टेब्लिश हुए थे और उन्होंने उनकी जो मार्केट में आईपीओ आए, वो सभी आईपीओ नीचे आए। जोमेटो लो आप, नाइका लो आप, या पेटीएम लो आप। तो इसकी वजह से आईपीओ का भी फंडामेंटल स्टडी या फंडामेंटल अभ्यास करना जरूरी है, जो आमतौर पे एक्सेस हम लोगों को अवेलेबल नहीं होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो हम लोग जो अभ्यास करते हैं वो काफी ऊपर ऊपर वाला अभ्यास होता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक एक ब्रॉड एनालिसिस लगा सकते हो कि यार पेटीएम का जो कोड स्कैनर है वो कितनी दुकानों में लगा हुआ है और कितना पेटीएम का धंधा चाहे चल सकता है। तो ये अगर ब्रॉड एनालिसिस भी मैं लगा लूं तो शायद मैंने डिसाइड करना चाहिए कि मैंने ये आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बाकी तो काफी सारे पैरामीटर्स है, लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो तो ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। हर आईपीओ में हम लोग नहीं सजेस्ट करते हैं, लेकिन एक वो वेव आती है जिस वेव में लोगों को लगता है आईपीओ में पैसा बन ही जाता है, तो वो वेव से हमें बचना चाहिए। सो सिलेक्टिव आईपीओ में ही पैसा लगाना चाहिए खाली। ओके, थैंक यू सर। और दो सवाल है, मैं पहला पूछती हूँ, व्हाट विल यू सजेस्ट फॉर एलआईसी आईपीओ? देखिए एलआईसी का जो आईपीओ है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलआईसी एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैंने बहुत ज्यादा गहराई में इसका अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी ऊपर ऊपर बताना चाहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी है, क्योंकि उनके जो कैश रिजर्व है वो कैश रिजर्व बहुत बड़े हैं एलआईसी के। एलआईसी हमारी गवर्नमेंट को फंड करती है, तो पैसे की कोई चिंता नहीं है। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, देखिए उनके दो बिजनेसेस है। एक तो इंश्योरेंस वाला बिजनेस हम जानते हैं, जो बहुत ही अच्छा बिजनेस है एलआईसी का। इन टर्म्स ऑफ उनका जो दूसरा दूसरा जो बिजनेस है वो है दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। उसके ऊपर भी एलआईसी पैसे बनाती है। उनका जो रिजर्व है वो रिजर्व एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में जाता है दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स में, तो वहां पे भी वो लोग बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलआईसी में हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम कर सकते हैं एलआईसी में इन्वेस्टमेंट, लेकिन कितने लोगों को ये मिलेगा, क्योंकि डिमांड उसकी काफी सारी हो सकती है। लेकिन उसके लिए एक और छोटी सी, मतलब जो टेम्पररी वाली चीज होती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मार्केट फॉलिंग स्टेज में है और एलआईसी का आईपीओ आता है तो मत इन्वेस्ट करिए। अगर राइजिंग स्टेज में है मार्केट तो वो भी चल जाएगा, लेकिन अगर फॉलिंग स्टेज में है तो शायद उतना गिरेगा नहीं, लेकिन चलेगा भी नहीं। तो ये सब चीजें सोचने के बाद ही इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी सीम्स टू बी इन गुड स्टेज, तो मोटे तौर पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वी कैन इन्वेस्ट इन दैट। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर प्लीज गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईटीएफ कंपेयर टू म्यूचुअल फंड एंड रिटर्न्स। देखिए ईटीएफ में दो दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी। एक तो ईटीएफ जो है वो स्टॉक्स के जैसा मार्केट आवर्स में हम लोग खरीद सकते हैं और मार्केट आवर्स में बेच सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड का ऐसे नहीं होता है। म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म अलग होता है। इसमें हम मार्केट आवर्स में खरीद तो सकते हैं, लेकिन हमें जो प्राइस मिलती है वो दूसरे दिन की प्राइस मिलती है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस हुआ। इसका मतलब ये है कि जो ईटीएफ खरीदा जाता है वो स्टॉक ब्रोकर से खरीदा जाता है, और स्टॉक के जो टर्मिनल से, जैसे स्टॉक्स हम लोग बाय करते हैं उसी तरह से ईटीएफ भी बाय किया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का ऐसा नहीं है, वो थोड़ा अलग तरीके से बाय किया जाता है। एक ऑफ द मार्केट रूट होता है म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ईटीएफ में आमतौर पे चूंकि उसकी मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट काफी पैसिव तरह की मैनेजमेंट होती है, तो उसमें खर्चे कम होते हैं। इसकी वजह से जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ईटीएफ में थोड़ा कम होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में चूंकि मैनेजमेंट है वो एक्टिव तरह की मैनेजमेंट होती है, तो उसमें थोड़े से जो एक्सपेंसेस रेशियो जो है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ईटीएफ का जो सिलेक्शन है वो थोड़ा ज्यादा अभ्यास करके उसका सिलेक्शन करना चाहिए।
म्यूचुअल फंड पे आमतौर पे फंड मैनेजर होता है, वो वहां पे अभ्यास करता है। यहाँ पे भी फंड मैनेजर होता है ईटीएफ पे, लेकिन वो उतना एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है, थोड़ा सा पैसिव फंड मैनेजर होता है जो एक इंडेक्स को यूजुअली ट्रैक करता है, क्योंकि ईटीएफ्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन द इंडाइसेस। तो इंडेक्स की तरह से वो रिटर्न्स देता है, मतलब गोल्ड इंडेक्स हो सकता है, या निफ्टी इंडेक्स हो सकता है, या बैंक निफ्टी इंडेक्स हो सकता है। तो उस तरह से वो रिटर्न्स देता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हुए, हमने अपना चॉइस हम लोग बना सकते हैं किसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फिर भी एक चीज मैं बताना सर चाहूंगा। उन्होंने रिटर्न्स का कंपैरिजन पूछा है ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड का। हाँ, तो देखिए ऐसा कंपैरिजन कंपैरिजन जनरली एप्पल टू एप्पल होता है। तो ईटीएफ एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, और म्यूचुअल फंड एक बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। तो आप किस ईटीएफ को किस म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसके ऊपर रिटर्न्स का कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप निफ्टी इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड है और निफ्टी ईटीएफ वाला म्यूचुअल फंड है, अगर दोनों निफ्टी इंडेक्स वाले और म्यूचुअल फंड वाले और ईटीएफ में अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि ईटीएफ की रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा हो। दोनों इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन ईटीएफ की रिटर्न शायद थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस वहां पे थोड़े कम है इस वजह से। बाकी अदरवाइज ट्रैक तो दोनों निफ्टी इंडेक्स को ही कर रहे हैं, तो रिटर्न सेम ही होंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम है, तो शायद हो सकता है ईटीएफ के रिटर्न्स थोड़े ज्यादा बन जाए। Okay. Next question is, ideally, how many mutual fund we should have in our portfolio? Any combination of mutual fund such as large cap, mid cap? दिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस टॉक्स अबाउट एसेट अलोकेशन। सो आप अगर एसेट अलोकेशन के बारे में सोच रहे हो, तो बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हो। देखिए एक चीज होती है ना कि मेरा मेरा जो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होना चाहिए, और मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरह के पोर्टफोलियोज हमने देखे। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर देते हैं, मतलब एक या दो म्यूचुअल फंड में ही पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में 30-30, 40-40 स्कीम्स भी है। तो देखिए एक ऑप्टिमम नंबर हम लोग जो यूजुअली पोर्टफोलियो में डालते हैं, वो ऑप्टिमम नंबर होता है 6 से 7 स्कीम्स, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो। अगर आपका पोर्टफोलियो 2-3 लाख रुपए का है, 4 लाख रुपए का है, तो 2 या 3 स्कीम में भी आपका काम बन सकता है। लेकिन अगर एक सब्सटेंशियल साइज का भी पोर्टफोलियो हो, तो 5 से 6 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें लार्ज कैप कितना हो, मिड कैप कितना हो, स्मॉल कैप कितना हो, ये तय करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल क्या है। मतलब आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, मॉडरेट इन्वेस्टर हो, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, इसके ऊपर आपका उसका प्रोपोर्शन बनता है। तो उस चीज का उत्तर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, वो डिपेंड करता है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर। सर ग्रेविटी ऐप में भी हम रिस्क प्रोफाइल चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो देख सकते हैं। दैट आल्सो यू कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट। यस, एब्सोल्युटली। तो थैंक यू फॉर एडिंग दैट मानसी। अगर आप डाउनलोड करते हैं ग्रेविटी का ऐप, तो उसमें रिस्क प्रोफाइलिंग आप कर सकते हैं। आपको अपना रिस्क प्रोफाइल क्या है वो पता चल जाएगा, और उसके बेसिस पे आपको वहाँ रेडीमेड पोर्टफोलियोज में मिल जाएंगे। तो आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल जाएगा कि आप हमने जो सजेस्ट किया है रेडीमेड पोर्टफोलियो, उसमें कितने लार्ज कैप है, कितने स्मॉल कैप है, और कितने मिड कैप्स है। तो दैट इज अ रेडी थिंग फॉर यू। थैंक यू सर। सर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इट इज रियली इंटरेक्टिव सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीएस इन्वेस्टमेंट गुड और बैड? नहीं, देखिए मैं गुड या बैड ऐसी कोई चीज नहीं होती है इन्वेस्टमेंट में। हम लोग ये कहते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। एनपीएस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एनपीएस की कुछ जो चीजें हैं वो हमें समझनी चाहिए। जैसे अगर आप टियर 1 अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एनपीएस का इन्वेस्टमेंट आपका लॉक हो जाता है आपके उम्र के 60वें साल तक। तो आप पैसा नहीं निकाल सकते, और 60वें साल में आपका जो 60% पैसा है वो आप निकाल पाओगे, और 40% पैसा आपको कंपल्सरीली एन्यूटी में डालना पड़ेगा। लेकिन एन्यूटी के रेट्स खाली 3%, 3.5% होते हैं। तो अगर आप उस चीज में नहीं जाना चाहते हो, तो एनपीएस में आपने नहीं जाना चाहिए। अगर आप टियर 2 में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप आपका पैसा कभी भी निकाल सकते हो। एनपीएस की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के तरह ही होती है। उसमें टैक्स सेविंग का एक एडिशनल एंगल है, जो 50,000 रुपए का, मतलब हमारा एटीसी का जो लिमिट है 1.5 लाख रुपए का, ओवर एंड अबाउ दैट आपको 50,000 का एक लिमिट मिल जाता है। उसके ऊपर भी आप टैक्स सेव कर सकते हो। और आमतौर पे उसकी मैनेजमेंट जो है वो म्यूचुअल फंड की तरह होती है। थोड़ी कंजर्वेटिव साइड में है म्यूचुअल फंड से। तो मैं मोटा मोटी अगर आपको बोलूं, तो 8% से लेके 12-13% तक रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड में, सॉरी एनपीएस में मिल जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन
कौन सा वाला फंड आप उसमें चूज कर रहे हैं, उसमें कंजर्वेटिव फंड है, मॉडरेट फंड है और एग्रेसिव फंड है। तो मैं मतलब मोटे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप उसकी जो बाकी वाली पैरामीटर्स है उसके साथ जाना पसंद करो तो। Okay, sir. Next question is sectoral fund versus equity diversified, which is better? नहीं नहीं, देखिए बहुत मतलब आगे बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है। सेक्टरल मतलब क्या कि मैं खाली एक ही चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर इन्वेस्ट किया होता था रियल एस्टेट सेक्टर में या हाउसिंग वाले स्टॉक्स में या हाउसिंग वाले म्यूचुअल फंड में, लेट से सेक्टरल फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, एक कोई सेक्टर लेता हूँ, लेट से रियल एस्टेट वाला सेक्टर मैंने लिया, तो पिछले 6-7 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्कुल ही पैसा नहीं बना है, तो मैं अभी फंस गया वो सेक्टर में। लेकिन मैंने अगर दूसरे कोई सेक्टर में पैसा डाला होता था, लेट से एफएमसीजी सेक्टर में पिछले 2 साल में बहुत अच्छा पैसा बन गया है। तो यहाँ पे क्या डिपेंड करता है कि मैं कौन से सेक्टर में जा रहा हूं, वो तो मेरी रिस्क कॉन्सेंट्रेटेड बन जाती है, या तो मैं बहुत अच्छा पैसा बनाऊंगा या तो मैं बिल्कुल ही नहीं बनाऊंगा। तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे। जैसा हमने स्टॉक्स में देखा था, ये उस झूले की तरह है सेक्टरल फंड्स जो हमने माउंटेन के ऊपर बांधा था। और डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं, ये सेक्टर्स के केस में डाइवर्सिफाई करते हैं, ये स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में डाइवर्सिफाई करते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाती है। तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड जो है वो आपके जो हमने एक गार्डन में जो झूला बांधा हुआ था उसमें जो रिस्क होती है वो उतनी ही रिस्क होती है। थोड़े रिटर्न शायद ये कम देंगे लेकिन रिस्क कम होगी। सेक्टरल फंड में जाना चाहते हैं तो रिस्क भी ज्यादा होगी और रिटर्न भी ज्यादा होंगे आपके। Yes, sir. अगला सवाल है is SIP has finished or complete, should we redeem or keep it active without SIP? ये इसका जो सवाल है, देखिए आपने सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एसआईपी आपने कोई अगर गोल को मैप करी थी, लेट से मैंने 4 साल की एसआईपी बनाई है क्योंकि मेरा 4 साल के बाद में मेरा वेकेशन का प्लान है, फॉरेन वेकेशन में मुझे जाना है, इसलिए मैंने 4 साल की एसआईपी लगाई थी। और तो 4 साल के बाद अगर मेरा वेकेशन जाने का प्लान है तो मैं 4 साल के बाद पैसा निकाल लूंगा और वेकेशन में जाऊंगा। अगर आपने ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया है तो आप उस इन्वेस्टमेंट को उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है और वो एसआईपी आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो क्यों हमारी दूध देने वाली गाय को हम लोग बाहर निकाल दें। तो उसको ऐसे ही आपने रखना चाहिए, आपको आपके रिटर्न्स कंटिन्यू करेंगे जब तक आपको जरूरत ना पड़े, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसे। Okay, thank you, sir. Next question is it a good idea to buy stocks in the same time with mutual funds? या आई मीन इट्स अ गुड आइडिया, बट आपका प्रपोर्शन आपने देखना चाहिए। जनरली मतलब आप जब टाइम को आप रेफर कर रहे हो तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि मार्केट जब नीचे है तब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो, तभी अपने स्टॉक्स बाय करने चाहिए। तो थोड़ा सा फायदा तो हो ही जाता है टाइमिंग की वजह से कि अगर मार्केट नीचे है तो हमने म्यूचुअल फंड भी खरीद लिया और स्टॉक्स भी खरीद लिए, तो अच्छी चीज है वो अगर उसी समय पे आप लेते हैं। क्योंकि देखिए इन टर्म दोनों तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो, और स्टॉक्स में हम लोग ऑफकोर्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइमिंग तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आपका प्रपोर्शन आपने देखना चाहिए कि मुझे स्टॉक्स में कितना करना है और म्यूचुअल फंड में कितना करना है। अगर आप प्रो इन्वेस्टर है तो स्टॉक के बारे में सोचिए, अगर आप उतने प्रो इन्वेस्टर नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचिए। Thank you, sir. The next question is why mutual fund NFOs goes down below the base price of ₹10? ओके, सो बिकॉज जैसा मैं अगर 1 लाख रुपया स्टॉक्स में लगाता था तो 1 लाख रुपए के मेरे 30,000 रुपए स्टॉक्स में भी बनते हैं, तो स्टॉक्स में भी मेरे माइनस पैसे बन रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर मैंने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था उस म्यूचुअल फंड में ऐसा समझ लीजिए आप 50 स्टॉक्स है और वो 50 स्टॉक्स की कलेक्टिवली प्राइस अगर नीचे आ गई है तो मेरा जो एनएवी है म्यूचुअल फंड का वो एनएवी भी 10 रुपए से नीचे आ जाएगा, क्योंकि कलेक्टिवली सभी स्टॉक्स की प्राइस नीचे आ गई है। तो जैसे स्टॉक्स की प्राइस नीचे जाती है, मैंने अगर लेट से बजाज फाइनेंस में पैसा लगाया है, बजाज फाइनेंस अगर मेरा 100 रुपए से 80 रुपए पे आ गया है तो वो -20% हो गए हैं। उसी तरह से अगर मेरा बजाज फाइनेंस इस म्यूचुअल फंड में भी है और बजाज फाइनेंस की जैसे और 50 स्टॉक्स म्यूचुअल फंड के अंदर है और वो सभी नीचे आ रहे हैं, तो उनके प्राइसेस जैसे नीचे गिरते हैं वैसे ही एनएवी नीचे गिरती है। तो यूजुअली एनएवी 10 रुपए से नीचे आ सकती है, लेकिन आम तौर पे अगर आप देखो तो एनएवी जो नीचे आती है वो 8-7 रुपए तक नीचे आती है। ये भी बहुत आम नहीं है।
कई कई कभी कभी ऐसे होता है कि एनएवी नीचे आती है, अगर बहुत बुरा मार्केट हो या बहुत बुरा फंड हो तो नीचे आ सकती है। Thank you, sir. Next question is, while choosing mutual fund, what should we see? 5 years returns or fund manager or total asset in funds? Overall stocks remain more or less same in all blue chip funds. Yes, absolutely. Your point is very correct. ओवरऑल स्टॉक्स उसमें मोटे तौर पे आपको एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, यही स्टॉक्स दिखेंगे। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है, ये समझना पड़ेगा हमको कि फंड मैनेजर कौन है, मैं कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, कौन सी कंपनी के म्यूचुअल फंड में मैं पैसा लगा रहा हूँ, उनके इंटरनल सिस्टम्स क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग स्टॉक कब पिक करते हैं और स्टॉक को कितना वेटेज देते हैं। जैसा अगर आप एचडीएफसी बैंक देखोगे 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, तो उनका प्रोपोर्शन भी अलग अलग होता है पांचों के केस में। तो ये एक डिफरेंस हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहले जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, उसके 5 स्टॉक्स के बाद वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो हमें रिटर्न्स देने के लिए होते हैं, तो वो स्टॉक्स काफी अलग अलग होते हैं बाकी म्यूचुअल फंड्स में। तो वहां पे इनका जो पिकिंग स्किल्स है, वो पिकिंग स्किल्स काम करते हैं। तो इस वजह से मैंने कंपोजिशन तो देखना ही चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन कंपोजिशन शायद टॉप 5 का खाली ना देखते हुए उसके अगले 10 स्टॉक का भी कंपोजिशन मैंने देखना चाहिए, उसको कितना वेटेज उन्होंने दिया है वो भी देखना चाहिए। फंड मैनेजर का स्किल देखना भी जरूरी है, या फिर कंपनी के सिस्टम्स क्या है वो भी देखना जरूरी है, बाकी कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं वो भी देखना जरूरी है। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो ग्रेविटी के ऊपर हमने बिल्कुल आपके लिए क्यूरेटेड म्यूचुअल फंड्स लाके रखे हैं, जो रिसर्च म्यूचुअल फंड्स हैं, जो आपको अच्छे रिटर्न्स देने की संभावनाएं हैं। हमारा जो इंटरनल रिसर्च है उसके हिसाब से हमने वहां पे डाले हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस है और ओके, देयर आर क्रिसिल रेटिंग 2 ऑन साइट ऑफ एमएफ। ओके, वो जो पहले क्वेश्चन था उसके कंटिन्यूएशन में ये है कि क्रिसिल रेटिंग भी होते हैं साइट्स पे। यस एब्सोल्युटली, रेटिंग्स होते हैं। अभी आप कौन से रेटिंग की बात कर रहे हो ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यूजुअली जो रेटिंग्स होते हैं वो डेट वाले म्यूचुअल फंड में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको रेटिंग्स दिए जाते हैं, या जो रेटिंग एजेंसी है वो म्यूचुअल फंड्स को भी रेट करती है। तो वो उनका एक तरीका है म्यूचुअल फंड को जज करने का। मोटे तौर पे ऑफ कोर्स वो भी आप देख सकते हो, लेकिन वो भी एक बिजनेस है, ये हमें समझना पड़ेगा। रेटिंग करना ये भी एक बिजनेस है, तो उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं। मैं किसी के बारे में यहाँ पे निगेटिव बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़े फाइन प्रिंट समझने की हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे। कोई और कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस? ओके, सर मैं सो एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, हमारा ग्रेविटी का वेबसाइट भी है www.gravity.in। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो प्लीज विजिट अवर वेबसाइट एज वेल। मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ ये। या सो दैट्स इट। I think let us conclude the session. Thank you all for joining in. Let's be in touch. You can always contact us. Mansi, you can also put your helpline number in the chat so that if anybody wants to contact us, they can contact us. Thank you for joining in. And then you can conclude, Mansi. Sir, wait a second. One more question is there. What's your opinion about stock SIP or SIP in Nifty Bs or in Nifty Junior Bs? Yeah, it's a good thing. It's a good thing. स्टॉक्स में जब मैं निफ्टी में एसआईपी करता हूं तो निफ्टी के इंडेक्स में मैं एसआईपी कर रहा हूं, इसका मतलब मैं निफ्टी की जो 30 स्टॉक्स है इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन अच्छा हो रहा है। निफ्टी के 50 जो स्टॉक्स है उसमें मेरा पैसा जा रहा है, तो मेरा डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा जा रहा है। शायद मेरे पास में कुछ बुरे स्टॉक्स आए तो मेरे पास कुछ अच्छे भी स्टॉक्स आएंगे, और ये एक चीज हुई। दूसरा चीज, मैं अगर एसआईपी के माध्यम से कर रहा हूँ तो इसका टाइमिंग मुझे करने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कुछ सस्ते मिल रहे हैं तो कहीं एक चीज पे मेरे महंगे भी मिल रहे हैं, तो प्राइस का एवरेजिंग हो रहा है।
तो मोटे तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा, तो इट्स अ गुड थिंग, आप निफ्टी के इंडेक्स में, निफ्टी 20 में आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाया एसआईपी। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। खाली ये एक म्यूटेड इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए। म्यूटेड इन्वेस्टमेंट मतलब ये एक्टिवली मैनेज फंड नहीं है, ये पैसिवली मैनेज फंड है। जिस तरह से निफ्टी चलते जाएगी इसी तरह से आपको इसमें रिटर्न्स आएंगे। सॉरी। So one more question. There is also a lot of advertisement going on cryptocurrencies and Bitcoin. So your opinion on that? Actually, I was expecting this question. तो सर वो झूला आपने देखा था माउंटेन के ऊपर बांधा हुआ, तो अगर स्टॉक्स वो झूला है तो उसके बाद में जो होता है ना, एक पैराशूट से डाइव करना एरोप्लेन के अंदर से, वो क्रिप्टो है। तो अगर आप वो वाली रिस्क लेना चाहते हैं या क्रिप्टो आप समझते हैं तो आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर वो आप रिस्क नहीं समझते हैं तो आपने नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्क और रिवार्ड देने वाला स्क्यूड इंस्ट्रूमेंट है क्रिप्टो। ये इसे हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं क्रिप्टो को। क्रिप्टो एक तरह का बिजनेस है, तो इसको थोड़ा सा बिजनेस की तरह आप लेते हो, और बिजनेस की रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करिए, लेकिन आपका पैसा दाव पर मत लगाइए। पैसा दाव पर लगाने के लिए क्रिप्टो नहीं है। क्रिप्टो आइसक्रीम से भी जो छोटी वाली चीज अगर होती है कोई, अगर आप पान थोड़ा सा खाते हो उसके बाद में, तो वो वाली चीज क्रिप्टो है शायद। तो उतना ही क्रिप्टो करिए, लेकिन रिटर्न्स के पीछे भागते हुए अपना पैसा दाव पर मत लगाइए उसमें, क्रिप्टो में। Okay. वो पूछ रहे हैं कि ये इंडिया में लीगल है क्या? देखिए, इंडिया में या तो ये ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, लेकिन ये इंडिया में इन्होंने रेगुलराइज नहीं किया है इसको, जिसको हम बोलते हैं ना कि रिकॉग्नाइज करना और रेगुलराइज करना। तो आरबीआई ने इसको ना तो रिकॉग्नाइज किया है ना तो रेगुलर किया है। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो क्रिप्टो में तो कोई आपको पकड़ के नहीं लेके जाने वाला, आपको कोई जेल में नहीं डालने वाला, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का कोई प्रोटेक्शन है क्या? तो कोई गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन इसको नहीं है। गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करने वाली है क्या? तो नहीं करने वाली है। अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई इश्यूज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट उसमें डेफिनेटली इंटरफेयर करने वाली है, लेकिन कोई क्रिप्टो में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यू आर ऑन योर ओन, आपकी रिस्क आपकी है, इसमें गवर्नमेंट कुछ देखने वाली नहीं है। तो इलीगल नहीं है लेकिन लीगल भी नहीं है। और उसके ऊपर अभी जो टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया है उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है, तो आपके रिटर्न्स और कम हो जाएंगे क्रिप्टो के अंदर। Yes, sir. So I think now you can conclude. Okay, so I have already concluded. Thank you so much, guys. Let's be in touch. If you are interested, join our upcoming webinars as well. This will be a regular feature going forward. So we will discuss this way. We request you to join our next webinars as well. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. So you can close the session now.